बेहद अच्छी पकड़ रखते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान और बलूचिस्तान को लेकर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अरविंद जी, आपके पास मैं आऊंगी। सबसे पहले बलूचिस्तान लगातार जिस तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहा है अलग होने को लेकर, अब बीएलए ने तो ठान ही लिया है कि पाकिस्तानी सेना को खदेड़ के ही रहेंगे, क्योंकि इससे पहले 2 बार जाफर एक्सप्रेस हाईजैक हो चुकी है और ऐसे तमाम हमले हमने देखे पाकिस्तानी सैनिकों के व्हीकल्स को, जिस तरीके से कभी आईईडी ब्लास्ट से, कभी मैग्नेटिक ब्लास्ट से निशाना बनाया जा रहा है। क्या लगता है कितना खामियाजा यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक भुगतते हुए नजर आ रहे हैं? हर्षा जी, केवल जाफर एक्सप्रेस ही नहीं, तमाम बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, एक के एक बाद क्रमबद्ध घटनाएं हैं जो ये बताती है कि बलूचिस्तान के लोग जो है वह पाकिस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है। वहां पे भयानक असंतोष है, अनरेस्ट है। और ये बताता है कि किसी भी देश का निर्माण अगर धर्म के आधार पर हो तो वह उसकी एकता की निशानी नहीं है, जो पाकिस्तान के बारे में एकदम पूरी तरीके से साबित हो रहा है। जो खैबर पख्तूनख्वा या वहां के जो पठान लोग हैं वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है। जो सिंधी लोग हैं उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। हालांकि बलूचिस्तान में जितना असंतोष है उतना शायद उधर सिंध की तरफ नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो डेवलपमेंट का जो स्वाद बलूचिस्तान को चखना चाहिए था आजादी के इतने सालों बाद, वह डेवलपमेंट वहां पर नहीं हुआ है। और वहां पे जो स्टेट मशीनरी है वो दमन कर रही है। वहां की जो बहुत सारी जो लीडरान हैं उनको पकड़ पकड़ के जेलों में ठूस रही है। उनके जो मिनिमम जो मानवाधिकार हैं या ये बताने की कोशिश की गिरफ्तारी के बाद में उन्हें रखा कहाँ गया है, यह तक पाकिस्तान में नहीं हो रहा है, जो कि वाकई ये बताता है कि एक स्टेट के रूप में वह फेल्ड है। पाकिस्तानी आर्मी के लिए यह सब कुछ संभालना काफी मुश्किल है, क्योंकि देश की आंतरिक स्थिति जो कि एक मजबूत पुलिस व्यवस्था कर सकती है, वह जो पूरा जिम्मा है वह पाकिस्तानी सेना ने ले रखा है। उसके अलावा वह फ्रंट पे तो परेशान है ही, जहां एक तरफ अफगानिस्तान का उन्होंने अपनी ही मूर्खता से नया फ्रंट खोल लिया है। भारत की तरफ से उनके लिए चैलेंज पहले से ही है, और यह समुद्र, हवा और जमीन तीनों ही तरफ से हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान के लिए आगे आने वाले दिनों में संघर्ष बढ़ाएगी। पर एक चीज जो वो बताने के बाद में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, वो ये है कि यहाँ पे 2 तरह के विचार है, खासकर भारत और पाकिस्तान के संदर्भों को लेकर। पहला विचार है कि एक टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान भारत के लिए ज्यादा हितकर होगा, क्योंकि वहां से भारत अपने लिए एक ज्यादा सुविधाप्रद न केवल मार्ग ढूंढ पाएगा, बनिस्बत की जो छोटे छोटे स्टेट हैं उनमें वह अपनी काफी जो उपस्थिति है वह काफी मजबूत बना पाएगा और बार्गेनिंग की ताकत बन पाएगी। पर दूसरा विचार यह भी है कि अगर ये एक्सट्रीमिस्टों के हाथों में चला जाता है तो अभी कम से कम जो पाकिस्तानी जो स्टेट है वो दमन कर रहा है उन एक्सट्रीमिस्ट का, वह भारत के लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो दोनों तरह की विचारधाराएं हैं। भारत सरकार की तरफ से भी बार बार ये कहा गया है कि एक स्टेबल पाकिस्तान भारत के हित में है, इसलिए भारत नहीं चाहता है। इसलिए खंड खंड करने में अगर भारत की एनर्जी खत्म होती है तो भारत डेफिनेटली वैसा नहीं करेगा। पर हाँ, अगर वह अपने ही आंतरिक हालातों के कारण अगर वहां एक नई तरीके की व्यवस्था की मांग होती है तो मुझे लगता है कि भारत को उसे निश्चित तौर पे सपोर्ट करना चाहिए। हर्षा जी, बिल्कुल, इस तरीके के हालात अब जब बने हुए हैं तो ये बेहद बड़ा सरदर्द पाकिस्तानी सेना के लिए बन गया है, लेकिन बिल्कुल नाकाम यहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक साबित हो रहे हैं संजीत जी इन तमाम हमलों को रोकने में। इसी बीच हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर प्रहार बरसा रहा है। हालांकि उसका खामियाजा भी खुद पाकिस्तान ही भुगत रहा है, लेकिन ये जो पूरा पावर का प्रदर्शन वहाँ पर किया जा रहा है और वहीं जो आंतरिक कला है उससे निपटा नहीं जा रहा, वहाँ पर खदेड़ा जा रहा है। हर्षा जी, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। जय हिंद। पहली बात तो अब हमको पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान नहीं बोलना चाहिए, अब हमको बोलना चाहिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान। वो इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहता था। 1947 में जब ये भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उस समय बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था, उनका अपना ट्राइबल किंगडम था। लेकिन 1948 में जबरदस्ती जो है बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिलाया गया। तो ये पाकिस्तान एक जबरदस्ती हिस्सा है जो कि पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस ने इसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, नंबर 1। तो इसलिए इसको पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान नंबर 1।
नंबर 2, अगर आप देखें रिसोर्सेज में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे ज्यादा रिच जो है प्रोविंस है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी है। ये नंबर दूसरा कारण है। और तीसरा कारण ये है कि वहां पर जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी मचा रखी है, वहां पे जो बलूचिस्तान अमेंडमेंट एक्ट जो लेके आए, जिसके तहत आप किसी भी इंसान को 3 महीने के लिए उठा सकते हो और 3 महीने तक उसको आप अपने पास रखते हो बिना किसी कोर्ट कचहरी वकील किसी के भी। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लिए। उसका ही जो आप देखिए 2 दिन पहले 18 बच्चों को वहां से उठा लिया गया, यूथ को, और उनको फिर उठाते हैं, उसके बाद उनको जो टॉर्चर किया जाता है और घर वाले उनको ढूंढते रहते हैं। अगर किस्मत अच्छी हुई तो कभी 2-4 महीने बाद उनकी लाशें मिलती हैं। तो अगर आप अपने ही लोगों पे इस तरीके का बर्ताव करेंगे, गरीबी सबसे ज्यादा है, अमीर बलूचिस्तान नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा है, और वहां के लोगों के ऊपर आप अत्याचार करेंगे, और वो भी उस प्रोविंस के ऊपर जिसको आपने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, तो ये जो हो रहा है ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ये पाकिस्तान का कभी ना कभी बलूचिस्तान अलग पाकिस्तान से होगा। और आप देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय भी एक्टिविटी बलूचिस्तान की बढ़ गई थी, क्योंकि उनको पता था अभी पाकिस्तान सेना जो है भारत की तरफ जो है लगी हुई है। अब जैसे ही अफगानिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान के जो झड़पें शुरू हुई, फिर बलूचिस्तान में एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो ये तो सिर्फ आप देखिए, ये सिर्फ टाइम क्या जो है बात है, क्या 1 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो, बलूचिस्तान तो जो है पाकिस्तान से अलग होगा। और ये लड़ाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही। जिस तरीके से हर 15-20 दिन बाद जाफर एक्सप्रेस को जो है उड़ा दिया जाता है, जो ये आईडी ब्लास्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, और वहां पे जो टेरेन है वहां की जो है, उसमें पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो इतने रिमोट इलाके हैं कि वहां पे आप कितनी भी फौज लगा दोगे, अगर पूरी पाकिस्तान की फौज भी वहां पे चली जाएगी तब भी जो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और वो जो है उनको इमदाद उनको मिल रही है, चाहे वो ईरान से मिल रही हो, चाहे भारत से मिल रही हो, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनको सपोर्ट जरूर है। और वो लड़ाके हैं, वो पाकिस्तान फौज के नाक में दम कर रखा उन्होंने। चाइनीज जो सी पैक में जो चाइनीज वर्कर थे, इंजीनियर्स थे, उनको मारते हैं, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को मारते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई आम जनता से नहीं है, उनकी लड़ाई सिक्योरिटी फोर्सेस से। और आप देखें इसी वजह से ये जो आईडी ब्लास्ट हुआ है, इसमें 8 लोग मारे गए, जिसमें से एक ऑफिसर भी है। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के हाथ से दिन पे दिन निकलता जा रहा है। अर्षा जी। बिल्कुल, लेकिन अरविंद जी, ये जो तमाम हमले लगातार हो रहे हैं बीएलए द्वारा, अब पाकिस्तान के लिए तो ये स्ट्रांग पॉइंट हो गया विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए, क्योंकि उसको ऑलरेडी आतंकी संगठन घोषित करवा चुका है। अब ऐसे में आगे चल के फंड्स मांगने में और मदद मिल पाएगी। हाँ बिल्कुल, ये सच तो है। और ऐसे में जो खासकर भारत की जो वेस्ट को लेकर जो पॉलिसी है, उसको भी दोबारा से देखने की जरूरत है, क्योंकि वेस्ट ने तो जरूर इनको आतंकी संगठन मान लिया है, पर यह सच नहीं है। अगर वास्तविकता देखी जाए तो वहां पे बलूचिस्तान में एक अलग तरह का नेशनलिज्म उभर रहा है, और वो केवल पाकिस्तान ही नहीं, ईरान का भी कुछ हिस्सा चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि एक नए देश का, एक नए सुंदर राष्ट्र का निर्माण हो, जहाँ की ये जो पाकिस्तानी जो सियासत की जो सारी तमाम षड्यंत्र वगैरह उनसे दूर हो, और वो अपने संसाधनों का अपने लिए उपयोग कर पाए। तो यह तो सच है, पर भारत ने जो है वो उनको एक तरीके से जो पाकिस्तान कश्मीर में जो पॉलिसी अपनाता है वह अपनाना चाहिए। और ऐसे में भारत के अगर व्यापारिक हित बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, जो कि अब धीरे धीरे भारत खासकर व्यापार के मामले में दुनिया के बाकी देशों की तरफ शिफ्ट कर रहा है, वेस्ट और अमेरिका को छोड़कर, तो जरूर खासकर बलूचिस्तान को लेकर वह एक निर्णय ले सकता है। और संजीत सिरोही साहब ने बिल्कुल ठीक बोला है कि दरअसल आजादी के समय जो खासकर बलूचिस्तान है, सिंध है या खैबर पख्तूनख्वा है, वहां पे दरअसल ऐसा नहीं था कि वो लोग भारत के साथ नहीं रहना चाहते थे। केवल पंजाब ही मूलतः एक ऐसा प्रदेश था जो भारत से अलग होना चाहता था। बाकी जहां पे भी जो भी मतदान हुए, बात कोई 5%, कोई 8%, इतनी कम ही जो अंतर से वहां पे पाकिस्तान के पक्ष में वोटिंग पड़ी थी। और मोहम्मद अली जिन्ना साहब की मौत के बाद में मुझे लगता है कि
याह्या खान साहब के टाइम तक यह संभावना थी कि दरअसल भारत और पाकिस्तान अगर एक हो सकते थे, तो उस समय तक एक वो गुंजाइश थी कि भारत और पाकिस्तान दोनों एक होकर एक वापस यूनाइट हो सकते थे। पर मुझे लगता है कि उसके बाद में जैसे ही जनरल जियाउल हक आए और उसके बाद का जो पूरा रिजिम है वो भारत के खिलाफ इतना खतरनाक हो गया कि अभी इसकी कल्पना भी करना एक तरीके से हंसी लगेगी। तो ये तमाम चीजें हैं, जब हम पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए। और अगर भारत बलूचिस्तान या अगर पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में जहां अनरेस्ट है, अगर वहां उनको पूरी तौर पे अगर समर्थन करता है, तो उसके लिए भारत के खासकर विदेश नीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। और विदेश नीति ही नहीं, हमें अर्थनीति और तमाम क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो वेस्ट का जो बिजनेस है उसका अल्टरनेटिव हमें या तो सेंट्रल एशिया में या अफ्रीकन कंट्रीज में या दूसरे जो एशियन कंट्रीज है खासकर आशियान वगैरह के, तो वहां पे हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए मुझे लगता है कि एक बहुत जबरदस्त नीतियों में परिवर्तन की जरूरत है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि वक्त का कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। इतिहास बहुत ही बदलते देखे हैं हमने। बिल्कुल जी हर्षा जी। संजीत जी, अगर हम एक टाइम फ्रेम की बात करें तो जिस हिसाब से ये चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से आंतरिक कला चलता जा रहा है, क्या लगता है कब तक पाकिस्तान खंड खंड होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि होना तो यही है फ्यूचर में। हर्षा जी, आपने बिल्कुल सही बोला है। ये जो पाकिस्तान का जो इंग्लिश में कहते हैं बल्कनाइजेशन, या जो आपने बोला हिंदी में खंड खंड होना, ये लाजमन है। सिर्फ ये देखना है कि कितना टाइम लगता है। ट्रिगर ऑलरेडी दब चुका है, अभी सिर्फ ये देखना है कि वो गोली कब जाके टारगेट पे लगती है। आप देखिए पीओजेके में पिछले 10-15 दिन पहले जो है किस तरीके के प्रोटेस्ट हुए। पाकिस्तान फौज को और पाकिस्तान सरकार को दोनों को घुटने टेकने पड़े, और उनकी जितनी डिमांड थी वो सारी की सारी उनको डिमांड मांगनी पड़ी, नहीं तो ये पीओजेके भी उनके हाथ से निकल जाता। और आगे भी यही इस तरीके से चलता रहेगा तो पीओजेके, भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमारे रक्षा मंत्री ने कहा था कुछ दिन पहले कि पीओजेके वाले खुद कहेंगे कि हमको भारत में मिलना है, और वो भारत के लिए एक सुनहरा मौका होगा, उसका हमको इंतजार करना चाहिए। अब दूसरी तरफ देखिए बलूचिस्तान में जिस तरीके से जो है विद्रोह हो रहा है, जिस तरीके से वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ाई हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसी ऐसी जगह पे है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, जहां पे फौज भी जाते हुए डरती है। पुलिस तो बहुत पहले वहां से भाग गई, फौज भी जाती है, वो भी पूरी कॉन्वॉय लेके, क्यूआरटी लेके पूरी लेके जाती है। उसके बाद भी वहां पे